बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। दिस इज यूनिट नंबर 18, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दिस इज लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बाद आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है फिनिश हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है का जो फैलाव है सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेक्शन 182 से ये सीरीज स्टार्ट होती है और सेक्शन 238 तक ये जाती है। लेकिन कई मौके पर मैं आपको बता चुका हूँ, यू नीड नॉट टू रिमेंबर सेक्शन नंबर एट फाउंडेशन लेवल। कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको कंटेंट को याद रखना है, कंटेंट को समझना है, तभी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है क्या, इसे पहले मैं साधारण शब्दों से बताता हूँ। और शायद यही कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की जो डेफिनेशन है कहीं नहीं दी गई है। अगर आप बीआर एक्ट की बात करते हैं, लॉ मेकर्स की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। सेक्शन 182 आपको ये तो बताता है कि एजेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बट एजेंसी को डिफाइन नहीं करता है। ये कमी लॉ मेकर्स ने छोड़ रखी है। तो हमें आम बोलचाल की भाषा में ही इसकी जो डेफिनेशन है वो तैयार करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो मैंने तैयार कर भी रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बेसिकली दो आस्पेक्ट पर काम करती है। वो आस्पेक्ट तो बता रखे हैं सेक्शन के अंदर, वो प्रिंसिपल तो बता रखे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। अब वो दो आस्पेक्ट क्या हैं पहले समझ लेते हैं। व्हाट एवर ए पर्सन कैन डू हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति जो खुद काम कर सकता है, ही और सी कैन डू बाई दैट बाई अनदर पर्सन। एक वर्क जो खुद किया जा सकता है वो आप दूसरे के माध्यम से करा सकते हैं, ऐसा लॉ मेकर अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न डेज के अंदर ये संभव नहीं है कि आप हर काम खुद कर पाएं। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, आपको अपने एजेंट अपॉइंट करने ही पड़ते हैं। आप हर मौके पर मौजूद नहीं हो सकते हैं। अगर आप सोचें कि हर मौके पर आप मौजूद हो जाएंगे तो बहुत वाइडली स्तर पर आप बिजनेस को नहीं संभाल सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक आदमी के पास 24 घंटे ही हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे ही हैं। अगर वो सोचे कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो भी रिलायंस इंडस्ट्री करेगी वो उन मौक़ों पर खुद मौजूद होगा, तो वो संभव नहीं है। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि बेसिकली एजेंसी जो है वो किस तरह से वर्क करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं और भी क्लियर कराऊंगा आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है दो कोर प्रिंसिपल पर काम कर रही है। एक है व्हाट एवर ए पर्सन कैन डू हिमसेल्फ, ही मे गेट दैट वर्क थ्रू बाई अनदर पर्सन। जो काम आप खुद कर सकते हैं वो किसी और के माध्यम से करा भी सकते हैं, ऐसा लॉ मेकर अलाउ कर रहे हैं। पूरा का पूरा उन्होंने एक स्ट्रक्चरल लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए तैयार किया है। इसके अलावा जो दूसरा मेन प्रिंसिपल है, दूसरा जो कोर प्रिंसिपल है, व्हाट ए पर्सन डज बाय अनदर, यानी कि जो भी वर्क आप दूसरे के माध्यम से कराते हैं, इट इज एज्यूम्ड बाय द लॉ मेकर। एक लॉ की एक परसेप्शन लगती है कि ही डज दैट वर्क हिमसेल्फ, जैसे आपने खुद ही किया हो। किया किसी और ने है, लेकिन कानूनन क्या माना जाएगा, उसका जो इम्प्लीकेशन आएगा वो यही आएगा कि जैसे आपने खुद ही किया है। इसका मतलब है कि एक्ट ऑफ द एजेंट, जो एजेंट के कार्य हैं,
इज डीम्ड टू बी द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के कार्य माने जाएंगे। तो दिस इज टू कोर प्रिंसिपल जिनके ऊपर पूरा का पूरा जो एजेंसी है वो काम करता है। ये दो कोर प्रिंसिपल सेक्शन 182 के अंदर हैं, लेकिन एजेंसी की जो परिभाषा है वो नहीं है। एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है? एजेंट जिसे एम्प्लॉय किया जाता है, जिसे रखा जाता है। इफ ए एम्प्लॉय बी टू डू सम वर्क, so in my example B is the agent and A is the principal. Principal is one who employed some other person, who employ some other person. Principal वो है जो रखता है, एजेंट वो है जिसे रखा जाता है। तो एक बार एक ऑल्दो ये डेफिनेशन जो है स्ट्रिक्ट सेंस में लीगल नहीं है, लेकिन यही डेफिनेशन चलती है कि इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ए पर्सन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू डू एनी एक्ट फॉर हिम। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ए पर्सन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू डू सम एक्ट फॉर हिम और टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन so as bind himself by the act of such another person। या तो आप जो एजेंट रखेंगे वो इसलिए रखेंगे कि आपके बिहाफ पर कोई वो वर्क को करे, या आप एजेंट इसलिए रखेंगे कि थर्ड पर्सन के साथ डील करते वक्त वो आपको रिप्रेजेंट करे। अब ये मैंने मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनका एग्जाम्पल लिया था। ये पॉसिबल नहीं है, उनके हजारों कॉन्ट्रैक्ट, हजारों लोगों से डीलिंग डेली बेसिस पर होती है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हर डीलिंग में वो खुद ब खुद वहाँ रहें। तो एजेंसी इसीलिए आती है। और आपने लीगल डॉक्यूमेंट सुना होगा जिसके माध्यम से हम एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो आगे है द लॉ ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग जनरल रूल। व्हाट एवर द प्रिंसिपल कैन डू बाय हिमसेल्फ ही मे गेट द सेम डन थ्रू एन एजेंट एक्सेप्ट व्हेन द एक्ट इन्वॉल्व्ड इज ऑफ पर्सनल नेचर। ये बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने कि एजेंसी का प्रिंसिपल लीगली वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। आप वो कार्य एजेंट के माध्यम से नहीं करा सकते हैं जो एक्ट पर्सनल नेचर के हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टू मैरी, इसके अलावा जेल जाना, अदालत ने किसी को सजा सुनाई तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आप उसके लिए एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो अगर यहाँ पर भी एजेंसी का प्रिंसिपल लग जाता कि किसी को 10 साल की सज़ा हुई है, बहुत गरीब लोग हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जो पैसे लेकर 10 साल की जेल आपके बिहाफ पर बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अपराधी तो कभी जाते नहीं, अपराध और बढ़ जाते हैं। शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी पर्सनल नेचर का है, यानी कि अगर आपकी शादी है तो आप ही को जाना पड़ेगा। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि यार 2 दिन 4 दिन शादी में लगेंगे, इस दौरान तो मैं करोड़ों रुपए कमा लूँगा। अभी आपने देखा मुकेश अंबानी के बेटे की भी शादी थी, अनंत अंबानी की, तो खुद ही तो जाना पड़ेगा। आप ये हवाला नहीं दे सकते कि यार शादी कोई और कर ले लेकिन पत्नी मेरी कहलाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एजेंसी में तो ऐसे ही होता है कि एक्ट ऑफ द एजेंट इज ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। लेकिन वही एजेंसी का प्रिंसिपल लगता है जहां पर वो पर्सनल नेचर ना हो। तो 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको पर्सनल नेचर के। दूसरा जो कोर प्रिंसिपल है, व्हाट ए पर्सन डज बाय अनदर ही डज बाय हिमसेल्फ, दस द एक्ट ऑफ द एजेंट आर द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। कार्य करेगा एजेंट लेकिन कहलाए जाएंगे वो प्रिंसिपल के। इज इट क्लियर?
नीचे एक डायग्राम से आपको समझा भी रखा है सेक्शन 182 के। एक्स अपॉइंट वाई, वाई एजेंट हो गया, एक्स प्रिंसिपल हो गया। क्यों अपॉइंट कर रहा है? टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और टू रिप्रेजेंट हिम टू थर्ड पार्टी, यानी कि आपके बिहाफ पर कुछ काम करे या वो थर्ड पार्टी से डीलिंग करते वक्त आपको रिप्रेजेंट करे। इफ यू अपॉइंटेड ए प्रॉपर्टी डीलर टू परचेज ए हाउस ऑन बिहाफ ऑफ यू, in that case also contract of agency lies, उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रहता है। प्रॉपर्टी डीलर इस केस में एजेंट माना जाता है और जिसे मकान खरीदना है उसे प्रिंसिपल माना जाता है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। मिस्टर शर्मा इज ए बिजनेसमैन हु ओन्स ए टेक्सटाइल कंपनी। ड्यू टू हिज बिजी शेड्यूल he cannot personally negotiate deals with the client or make purchases from the supplier. He decides to appoint Mr. Arjun as his agent. Mr. Sharma gives Mr. Arjun the authority to act on his behalf and make binding contract for purchasing raw material and negotiating price with the client. Now Mr. Arjun, as an agent, goes to a supplier and purchases 500 meters of fabric for Sharma's business. Even though Mr. Sharma did not personally deal with the supplier, the purchase contract is binding on Mr. Sharma because Mr. Arjun acted as his authorized agent. In this case, Mr. Sharma is the principal, Mr. Arjun is the agent and supplier is the third party. तो ये नाम भी जानने बहुत जरूरी है कि हु इज द प्रिंसिपल, हु इज द एजेंट और थर्ड पार्टी कैसे कहा जाएगा। द लीगल रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय अर्जुन एक्शंस बाइंड्स मिस्टर शर्मा हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा द पर्सन ऑन हुज बिहाफ एक्शंस आर टेकन। एजेंट मिस्टर अर्जुन द पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और थर्ड पार्टी द सप्लायर हु कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट बट द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से वो वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि हु में एम्प्लॉय एन एजेंट और हु कैन बी द एजेंट, यानी कि एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है और कौन एजेंट हो सकता है। देखिए ये बड़ा क्लियर है, अभी आपको समझाया है सेक्शन 182 में ही। एक्ट ऑफ द एजेंट विल बी ट्रीटेड एज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जो कार्य हैं एजेंट के वो प्रिंसिपल के माने जाएंगे। ये बड़ा क्लियर है कि एजेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। एजेंट को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। अगर थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऐसा नहीं है कि एजेंट बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा। एजेंट इज नॉट लाइबल टू आस्क द थर्ड पार्टी। अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो थर्ड पार्टी इन नॉर्मल केस कैन नॉट स्यू डायरेक्टली ऑन द एजेंट। थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाई बाय सेइंग दैट कि मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, ये तो एजेंट ने किया था मेरे बिहाफ पर। क्योंकि एजेंट ने जो आपके बिहाफ पर किया थर्ड पार्टी के साथ, वो यही माना जाएगा कि जैसे प्रिंसिपल ने ही किया हो। अगर कुछ अनऑथराइज्ड वर्क होंगे भी, अगर होंगे भी, तो प्रिंसिपल के लिए एजेंट लाइबल होता है, एजेंट थर्ड पार्टी के लिए लाइबल नहीं होता अगर कुछ अनऑथराइज्ड होंगे भी। तो इसी से एक चीज निकल के आती है, आप मायने का भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि अगर हम सेक्शन 183 की बात करें, हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, तो एम्प्लॉय करने के लिए यानी प्रिंसिपल होने के लिए आपके पास फुल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी है।
आप माइनर नहीं होने चाहिए, आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, बिकॉज लाइबिलिटी अल्टीमेटली आपकी है, और जिनमें फुल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। जहां तक सवाल हु मे बी एन एजेंट का है, तो एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट, इवन you can appoint minor as an agent, even you can appoint unsound mind person as an agent। आप एजेंट कौन हो सकता है? वो एक पागल को भी आप एजेंट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े लॉजिकल से क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि सर कौन होगा जो पागल को एजेंट बनाएगा? अरे मत बनाइए, हमने तो पावर दे रखी है, आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अलग बात है कि जाहिर सी बात है कोई बनाएगा नहीं। अगर कोई पागल को एजेंट बना रहा है तो अल्टीमेटली आप खुद भी पागल हैं। लेकिन ये क्वेश्चन उठना कि सर बताइए क्यों लिख रखा है, हमने पावर दे रखी है, अब आपको उसका यूज करें ना करें वो आपकी बात है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, माइनर को अपॉइंट करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ मेकर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी आनी नहीं है, अल्टीमेटली लायबिलिटी आपकी आनी है। तो सेक्शन 183 हु कैन एम्प्लॉय और सेक्शन 184 हु मे बी एन एजेंट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सेक्शन 184 सबसे ऊपर लिखा हुआ है तो पहले से ही पढ़ लेते हैं। एज बिटवीन the principal and third person, any person whether he has contractual capacity or not may become an agent, thus a minor or a person of unsound mind can also become an agent, but liability नहीं होगी उसकी। थर्ड पार्टी के लिए तो लाइबिलिटी वैसे भी नहीं होती, अगर आप साउंड माइंड के मेजर पर्सन को भी अपॉइंट करेंगे तो थर्ड पार्टी के लिए तो लाइबिलिटी तब भी नहीं होती। लेकिन अगर आप साउंड माइंड के व्यक्ति को या मेजर पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं तो प्रिंसिपल तो आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है अगर आपने कुछ अनऑथराइज्ड एक्शन किए। ऑथराइज के लिए तो वो भी नहीं कर पाएगा, अनऑथराइज किए अगर आपने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके कुछ वर्क किया तो यस प्रिंसिपल कैन स्यू ऑन एजेंट, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन एजेंट। बट अगर आपने एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को या माइनर को किया एंड माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्ट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, उस केस में प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर भी मुकदमा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपके सामने, X hands over to Y a minor a TV set worth rupees 18,500 and instructs him not to sell below rupees 19,000. Y sell the same to Z for 18,000. Z will be responsible. X will be responsible to Z for the act of Y, but Y himself will not be responsible to X since he had no contractual capacity. इसी से आप बाकी भी समझिए कि अगर X ने Y जो माइनर है उसे अपॉइंट नहीं किया होता, Y एक मेजर होता, साउंड माइंड का होता और 18,500 रुपये का टीवी सेट दिया, उसे कहा 19,000 से कम में मत बेचिएगा, लेकिन अगर उस मेजर पर्सन ने जो आपका एजेंट है उसने 18,000 में बेच दिया तो दोनों ही केसेस में X इस बात के लिए तो लायबल है कि वो Z को वो टीवी देगा, 18 में ही देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके काम किया था, तो अगर वो एक मेजर पर्सन होता, साउंड माइंड होता, तो X अपना जो लॉस है 1,000 रुपये का वो एजेंट से रिकवर कर सकता था। लेकिन क्योंकि आपने माइनर को या अनसाउंड माइंड को एजेंट बनाया है तो इस केस में X अपना जो लॉस है वो भी एजेंट से रिकवर नहीं कर सकता। केवल फर्क इतना आता है। क्लियर? हु में एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट कौन अप्लाई रख सकता है? कोई भी जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, यानी प्रिंसिपल का कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी है। एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड may employ an agent, thus a minor or a person of unsound mind cannot appoint an agent. It has been held that a guardian of the minor can appoint an agent to a minor. एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, इज कंसिडरेशन नेसेसरी
टू अपॉइंट एन एजेंट। ये हमने जब कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ा था तो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। तो उन एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन था एजेंसी। यहाँ पर डिटेल्ड है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू अपॉइंट एन एजेंट। ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे गलत तरीके से समझते हैं कि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन होता ही नहीं है। मैंने कहा जरूरी नहीं है, होता तो है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो 99% केसेस में होगा, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट नेसेसरी। इट मीन्स जैसा एक पेड एजेंट की लायबिलिटी आती है, अगर वो अनऑथराइज्ड वर्क करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो प्रिंसिपल स्यू कर सकता है एजेंट को। जैसे एक पेड एजेंट की लायबिलिटी आती है अगर उसने अपनी कुछ कमीशन लिया है, तो वैसे ही एक अनपेड एजेंट की इक्वल लायबिलिटी है। अनपेड एजेंट से अगर कुछ अनऑथराइज्ड वर्क हो जाए जिसकी वजह से प्रिंसिपल को नुकसान उठाना पड़े, तो बाद में मुकदमेबाजी में वो अपने डिफेंस में ये प्ली का मतलब दलील, ये प्ली नहीं ले सकता कि जज साहब मैंने कोई कंसिडरेशन के बदले में तो काम किया ही नहीं, मैंने तो इनकी हेल्प के लिए किया था। आप ये दलील नहीं ले सकते। इट क्लियर? तो इज कंसिडरेशन नेसेसरी? इसका आंसर नो। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। Thus, a contract of agency constitutes an exception to the general rule contained in section 25 that no contract can be valid unless it is entered into for a consideration. It means that there can be gracious contract, gracious यानी कि स्वेच्छा थे, of agency, and a gracious agent will be as much bound by his act as a paid agent. यानी कि जैसे एक पेड एजेंट लाइबल होता है वैसे ही एक अनपेड एजेंट भी लाइबल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी का ये तो हमने समझ ही लिया था। इसके बाद ये भी कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मिसिज मेहता owns a jewelry store but he is traveling abroad for 6 months. To ensure her business runs smoothly in her absence, she appoints her trusted employee Miss Pooja as his agent. Mrs. Mehta gives Miss Pooja the authority to sell jewelry, negotiate with the customer and make decisions on purchase for the store. यानी कि मिसेज जो मेहता हैं वो एक ज्वेलरी स्टोर की मालकिन है। अब क्योंकि वो बाहर गई घूमने फिरने के लिए काम से, तो एक विश्वास पात्र उनकी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, एम्प्लॉय हैं मिस पूजा, उन्होंने उन्हें अपना एजेंट बनाया। क्लियर है? और एजेंट बनाया तो उन्हें सारी अथॉरिटी दी कि आप ज्वेलरी को बेच सकती हैं, आप कस्टमर से बातचीत कर सकती हैं, नेगोशिएट कर सकती हैं, परचेज कितना कब करना है वो सब कर सकती हैं। बिजनेस में जो भी डिसीजन जरूरी हैं यू कैन टेक ऑल द डिसीजन। वाइल मिसिज पूजा इज अवे while Mrs. Mehta is away, Miss Pooja negotiates with the customer and sells a diamond necklace for 5 lakhs. Even though Mrs. Mehta was not directly involved in the transaction, the sale is valid and binding on Mrs. Mehta because Miss Pooja was acting as her agent. Later, Miss Pooja buys a batch of gold from supplier of 10 lakhs for the store. Again, this purchase is legally binding on Mrs. Mehta, who as the principal must pay for the gold. तो यहाँ पर मिसिज मेहता प्रिंसिपल हैं, मिस पूजा जो एम्प्लाई हैं वो एजेंट हैं, और जो भी कस्टमर है जिसे आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो सब लोग क्या हैं, इस एग्जाम्पल में थर्ड पार्टी के रूप में काम करेंगे। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी क्या है, हाउ इट इज वर्क्स, किस तरह से ये वर्क करता है, एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है,
सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके आई थिंक क्लियर हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माइनर का देखते हैं। P appoints Q a minor to sell his car for not less than 2,50,000। असाइनमेंट में भी जो एग्जाम्पल था इसी तरह का था। Q sells it for 2 lakh, P will be held bound by the transaction, तो P तो लाइबल होगा ही थर्ड पार्टी के लिए। And further shall have no right against Q for claiming the compensation for having not obeyed the instructions since Q is a minor and contract with a minor is void ab initio। जल्दी से बताइए बेटा, सबको ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? कंसिडरेशन का भी मैंने बता दिया आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मोटे मोटे 4 पार्ट हैं। एजेंसी किस तरह से क्रिएट होती है? सबसे पहले क्रिएशन ऑफ एजेंसी है बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी बड़ा सिंपल है, जितने भी अभी एग्जाम्पल हम पढ़ के आए वो सब एक्सप्रेस अथॉरिटी के थे। एक्सप्रेस का मतलब है बाय राइटिंग और बाय वर्बल, मौखिक रूप से आपने अपॉइंट किया है या लिख के अपॉइंट किया। जब आप लिख के अपॉइंट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। और डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जितने भी अभी तक एग्जाम्पल करके हैं वो सारे के सारे आपके एक्सप्रेस के थे, जहां साफ साफ पता लग रहा है। सेकंड जो वे है वो है एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसके फिर सब 3 पार्ट हैं, एजेंसी बाय एक्सटॉपेल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और एजेंसी बाय नेसेसिटी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। चौथा जो पार्ट है एजेंसी टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये टोटल 4 पार्ट हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी के। एक्सप्रेस अथॉरिटी में तो मुझे कुछ समझाना नहीं है, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, एन एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी अराइजेज व्हेन एन एक्सप्रेस अथॉरिटी इज गिवन टू द एजेंट बाय स्पोकन और रिटन वर्ड। एक्स owns a shop, appoints Y to manage his shop by executing a power of attorney, यानी कि लिख के अपॉइंट किया in Y's favor। Here, the relationship of principal and agent has been created between X and Y by an express authority। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एजेंसी बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसके अंदर 3 है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एस्टोपेल और नेसेसिटी। पहले भी कई बार आपने देखा कि एस्टोपेल का प्रिंसिपल आ चुका है, स्टॉपिंग फ्रॉम डिनाइंग। इंप्लाइड का मतलब आपने ना तो बोला ना लिखा, मतलब साफ साफ नहीं पता लग रहा है। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब इन्फर्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट। पता लगाने की कोशिश की जा रही है। किससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है? सर्कमस्टांसेस से, फैक्ट ऑफ द केस से, एजेंट और प्रिंसिपल के एक्शन से। तो वहां 3 चीजें आती हैं। एक है एस्टोपेल। एस्टोपेल होता है स्टॉपिंग फ्रॉम डिनाइंग। एस्टोपेल पहले भी मैं कई बार कर चुका हूं आपको। एस्टोपेल इसमें स्टॉप साउंड करता है, यानी कि एस्टोपेल का प्रिंसिपल वहां लगता है जब आप या तो प्रिंसिपल या एजेंट ये दिखलाने की, थर्ड पार्टी को दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि यस ये मेरा एजेंट है, जबकि आपने साफ साफ अपॉइंट नहीं किया था। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं था, लेकिन एक्शन से हो सकता है एक व्यक्ति आपके बिहाफ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है थर्ड पार्टी के साथ और आप साइलेंट हैं। पता होने के बाद भी आप साइलेंट हैं, आप ये नहीं बोलते कि नहीं ये मेरा एजेंट नहीं है। तो वहां उस तरह की सिचुएशन में एजेंसी बाय एस्टोपेल एप्लीकेबल होता है। होल्डिंग आउट भी हम डिस्कस करेंगे, फिर दोनों के अंतर को भी समझेंगे। तो एजेंसी बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एन एजेंसी विच हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड implied agency. It is to be inferred from the circumstances of the case and things spoken or written, or the ordinary course of dealing may be accounted as circumstances of the case. X owns a shop in Simla, living himself in Calcutta and visiting the shop occasionally. The shop is managed by B and he is in habit of ordering goods from C in the name of A for purpose
of the shop and of paying for them out of age fund with age knowledge. B had an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of the shop. अब इसके अंदर जो है तीन चीजें आती हैं। एक एजेंसी बाय एस्टोपेल आती है। एस्टोपेल मैंने बताया कि इट साउंड्स स्टॉप, रोकना, स्टॉपिंग फ्रॉम डिनाइंग, यानी कि एक्शन होने के बाद, वर्क होने के बाद अगर प्रिंसिपल ये डिनाई करता है कि नहीं ये मेरा एजेंट नहीं है, तो जो लो है, जज है, वो रोकेगा। ये मत कहिए। समझते हैं एक बार। एजेंसी बाय एस्टोपेल अराइजेज वेयर ए पर्सन बाय वर्ड और कंडक्ट इंड्यूसेज थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट ए सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट। जब एक पर्सन अपने शब्दों से या व्यवहार से थर्ड पर्सन को ये दिखलाने की कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एजेंट है, और थर्ड पर्सन उस जो एक तरह प्रिटेंडेड एजेंट है, जो दिखावटी एजेंट है, उसके साथ कोई डील कर लेता है, तो बाद में प्रिंसिपल मुकर नहीं पाएगा। द पर्सन हु इंड्यूसेस सच इज स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एजेंसी। यानी कि बाद में जो पर्सन प्रिटेंड कर रहा है, जो दिखावा कर रहा है, उसे रोक दिया जाएगा कि आप ट्रूथ ऑफ एजेंसी से मुकर नहीं पाएंगे। एक्स टेल्स वाई इन द प्रेजेंट एंड विद इन द हियरिंग ऑफ जेड दैट ही इज जेड एजेंट। यानी कि जेड यहाँ पे प्रिंसिपल है, एक्स एजेंट है, वाई थर्ड पार्टी है। क्लियर है? जेड प्रिंसिपल हो गया, एक्स एजेंट हो गया, और वाई हो गया थर्ड पार्टी। एक्स यानी कि एजेंट वाई को ये दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है जेड की उपस्थिति में कि मैं ही तो जेड का एजेंट हूं। वो जेड चुप रहता है। जेड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट। लेटर on Y enters into a contract with X believing that X is the Z agent. In such a case, Z is bound by this contract, and in a suit between Z and Y, Z cannot be permitted to say that X was not his agent, even though X was not actually his agent. जबकि X वास्तव में उसका एजेंट नहीं था। होल्डिंग आउट क्या होता है? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है एस्टोपेल और होल्डिंग आउट में। हम पार्टनरशिप में भी देखेंगे, पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट, बड़ा हल्का सा डिफरेंस है। जो बच्चे पार्टनरशिप पहले पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले, तो रिकॉल करें कि पार्टनर बाय एस्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या था। नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ तो समझाऊंगा आपको। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या होता है कि कोई पास्ट अफर्मेटिव एक्शन था, पास्ट यानी कि पहले कभी कुछ हो चुका है। एक थिन लाइन डिफरेंस है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी एस्टोपेल समझा हमने कि एक्स ने वाई से कहा मैं जेड का एजेंट हूं, जबकि वो था नहीं। एक ट्रांजेक्शन कर ली, तो वाई जेड चुप रहा, तो ये एस्टोपेल का सिद्धांत लगता है। इसी बात को समझिए कि सपोज कीजिए जेड ने इस ट्रांजेक्शन में लगता है उसे कि यार मेरा तो फायदा ही है इस ट्रांजेक्शन में, ऑल्दो मेरा एक्स एजेंट नहीं था, लेकिन मुझे इस ट्रांजेक्शन को मानने में कोई बुराई नहीं है, और वो इस ट्रांजेक्शन को मान लेता है। झगड़ा होता ही नहीं इन दोनों के बीच में, मान लेता है, बात खत्म, दफा दफा हो गई। अब दोबारा से एक्स वाई के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो वाई के दिमाग में क्या रही होगी, यार ये तो जेड का एजेंट है, दूसरी ट्रांजेक्शन कर लेता है वो, ये मानते हुए कि एक्स तो जेड का एजेंट है, एक्स जेड की ब्याह पर कर रहा है, और अब जेड है भी नहीं माना, जेड उपस्थित भी नहीं है, जेड को पता भी नहीं है कि एक्स कोई ट्रांजेक्शन वाई के साथ कर रहा है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल लगेगा। होल्डिंग आउट कभी भी पहली ट्रांजेक्शन में नहीं लगता। कुछ पास्ट ऐसा हो चुका है जिससे बाजार को, जिससे थर्ड पार्टी को ये बिलीव करने में हेल्प हो रही है कि जो बंदा मेरे पास आया है वो एक पर्टिकुलर बंदे का एजेंट है। कुछ पास्ट में ऐसा हो चुका है, तो लेटर ऑन आप इस चीज को मुकर नहीं सकते। आप अगर नहीं भी है कोई, तो आपको बताना पड़ेगा बाजार को। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ये भी लिया जा सकता है होल्डिंग आउट का कि एक्स का, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स ने वाई को अपॉइंट किया एजेंट अपना, बाजार में भेजता है, वो लोगों से डील करने के लिए भेजता है।
अब झगड़ा हो गया एक्स और वाई के बीच में, वाई की पावर ऑफ अटॉर्नी उसने छीन ली, लेकिन इस बात की सूचना थर्ड पार्टी को नहीं दी। वाई थर्ड पार्टी के पास जाता है तो थर्ड पार्टी को अभी भी क्या लगेगा कि नहीं ये तो एक्स का एजेंट है, तो यहां पर भी होल्डिंग आउट माना जाएगा। अगर किसी से आप पावर छीन रहे हैं तो आपको बाजार को, मार्केट को इसकी सूचना देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो व्यक्ति अभी भी होल्डिंग आउट के माध्यम से, प्रिंसिपल से आपका ही एजेंट माना जाएगा। ये थिन लाइन को आप समझिए, होल्डिंग आउट कभी भी पहली ट्रांजैक्शन के लिए नहीं लगेगा। पहला एजेंट या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी से रहा होगा वो बंदा, या बाय एस्टोबेल से रहा होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन बिना अप्रूवल के वो कर रहा है तो होल्डिंग आउट वहां लगता है। Agency by holding out. Agency by holding out is almost similar to the agency by estoppel. Such agency arises when a person by past affirmative or positive conduct leads third person to believe that person doing some act his behalf is doing with the authority. X allow Y his servant to purchase goods for him on credit from Z and later on pays for them. एक्स ने अपने नौकर को, वाई को अलाउ कर रखा था, पावर दे रखी थी कि आप मेरे ब्याह पर उधार माल खरीद के लाएं। बाद में उसने कुछ कैश दिया कि अब उधार नहीं लाना, आप कैश में ही लाइए। वन डे एक्स पेज कैश टू पे वाई टू परचेज गुड्स। वाई मिस अप्रोप्रिएट द मनी एंड परचेजेड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेड। लेकिन जेड को तो ये लगता है कि यार ये बंदा उधार के लिए आता है, बाद में एक्स चुका देता है, तो जेड कैन रिकवर द प्राइस ऑफ हिज गुड्स फ्रॉम एक्स बिकॉज एक्स had held out Z as his agent on earlier occasion. कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, एजेंसी बाय एस्टोपेल। मिस्टर राव रन्स ए फर्नीचर स्टोर। फिर हम दोनों में कंपेरिजन भी करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मिस्टर राव रन्स ए फर्नीचर स्टोर। हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड मिस्टर सिंह frequently visits the store and helps out with the customer even though he is not officially employed. मिस्टर राव एक फर्नीचर स्टोर चलाते हैं, लंबे समय से एक उसका फ्रेंड है मिस्टर सिंह, रोजाना स्टोर पर आता है, कस्टमर से डील करता है, बातचीत करता है, हेल्प करता है राव की, जबकि वो ऑफिशियली एम्प्लॉयड नहीं है। वन डे कस्टमर कम्स इनटू buy a sofa and Mr. Singh finalized the deal, giving the impression that he works for Mr. Rao. Since Mr. Rao is present and does not deny that Mr. Singh is acting on his behalf, the customer believed Mr. Singh has the authority to sell the sofa. Later, Mr. Rao tried to cancel the deal, claiming Mr. Singh had no authority to sell the sofa. However, Mr. Rao will still be bound by the contract because by his silence he allowed the customer to believe that Mr. Singh was his agent. This creates an agency by estoppel. एजेंसी बाई होल्डिंग आउट को भी समझते हैं। मिस देसाई is the owner of a jewelry shop. Her employee Rita previously had the authority to negotiate with the supplier and purchase gold for the store. हर एम्प्लॉय रीता प्रीवियसली हेड द अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी थी। दो मिस देसाई लेटर रिवोक्स रीता अथॉरिटी टू बाई गोल्ड, शी डज नॉट इन्फॉर्म द सप्लाई अबाउट दिस चेंज। बाद में अथॉरिटी छीन ली, लेकिन इसकी सूचना कस्टमर को नहीं दी। वन डे रीता ऑर्डर गोल्ड फ्रॉम ए सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ मिस देसाई, सिंस मिस देसाई हैड प्रीवियसली allowed Rita to act as her agent and had not informed the supplier about the change. Miss Desai is bound by the contract. This is an example of holding out. तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है होल्डिंग आउट को समझने का, और इस बात को समझने का मैंने बता दिया। एस्टोपेल प्रीवियस अथॉरिटी या तो एस्टोपेल से रही होगी जैसे, या एक्सप्रेस रही होगी, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेस है। लेटर ऑन जब पावर छिनती है, लेकिन बाजार को थर्ड पार्टी को इसकी सूचना नहीं रहती है, और आपका जो एजेंट था, सो कॉल्ड एजेंट था, चाहे वो एस्टोपेल से रहा था पहले, चाहे वो एक्सप्रेस अथॉरिटी से रहा था, तो बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए होल्डिंग आउट माना जाएगा। डिफरेंस क्या है वो भी मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं आपको समझाने के लिए। एजेंसी बाय एस्टोपेल arises
when a principal through their conduct or silence leads a third party to believe that another person is their agent even though no formal agency exists. This principle, the principle is then prevented, यानी कि stop from denying the truth of agency relationship. In first example जो राव वाला था, Mr. Rao failure to deny Mr. Singh authority to lead the agency by estoppel, तो वो agency by estoppel हुआ. Agency by holding out, agency by holding out occurs when a principal explicitly or impliedly allows someone to act their agent and a third party relying on the past conduct believe the person still has the authority even if the authority is later revoked. The principal remains liable for the action based on previous authority. In the second example, Ms. Desai past action and failure to inform supplier about the revocation of Rita's authority resulted in agency by holding out. In essence, agency by estoppel involves creating an impression of agency though inaction or behavior, while agency by holding out involves past action that suggests continued authority. तो आई थिंक आप सबके समझ आ गया होगा कि एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और एजेंसी बाय एस्टोपेल में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट है एजेंसी बाय नेसेसिटी. ये भी कॉन्सेप्ट कई जगह रिपीट हो चुका है. एजेंसी बाय नेसेसिटी, आवश्यकता के समय कोई भी आपका एजेंट बन सकता है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है. पहली कंडीशन ये है कि कोई नेसेसिटी अराइज हुई, इमरजेंसी अराइज हुई और जो भी एजेंट के रूप में देखा जा रहा है उसका प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन असंभव हो रहा है. और तीसरा, उस एजेंट ने जो एक्शन लिया हो, जो कार्य किया हो, जिसके ब्याह पर वो कर रहा है, उसे लॉस से प्रिवेंट करने के लिए किया हो. सॉरी. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आवश्यकता के समय कोई भी एजेंट बन सकता है. एजेंसी बाय नेसेसिटी देखा जाए ब्रॉडली 2 जगह कवर हो जाती है. कुछ लोग ऑपरेशन फ्लो में भी कवर करते हैं, वो भी हेडिंग ठीक है उसकी, क्योंकि ये चीज़ें लॉ मेकर्स ने हेडिंग बना के तो दी भी नहीं है कि एजेंसी बाय नेसेसिटी इम्प्लाइड में ही कवर होगी, लेकिन ऑपरेशन फ्लो में भी लिखी जा सकती है. ये लो वर्क कर रहा है यहाँ पर कि आवश्यकता के समय अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो कोई भी व्यक्ति आपका एजेंट बन सकता है और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. ये 2 गलत लिखा हुआ है, 3 कंडीशन है. देयर इज एन एक्चुअल एंड डेफिनेट नेसेसरी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. इमरजेंसी अराइज हो गई. It is impossible to communicate with the principal and obtain its consent. The act must have been done in the best interest of the principal. Example आपके सामने है. Act consigned some vegetable from Delhi to Mumbai by truck. The truck met with an accident. The vegetable being perishable was sold by the transporter. खराब हो रही है, क्या करे बेचारा, एक्सीडेंट हो गया. This sale is binding on act. In this case, the transporter becomes an agent by necessity. जल्दी से बताइए बेटा, इट इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है बता दीजिए मुझे. अपनी तरफ से मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि लॉ का पेपर आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आता है, बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है. तो लॉ मैं हमेशा अपनी क्लास में बार बार कहता हूँ कि मजाक का विषय नहीं है, ये कंसंट्रेशन का विषय है. थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज को भी याद करना पड़ेगा आपको. तो दिस इज इम्प्लाइड अथॉरिटी की एजेंसी क्रिएशन ऑफ एजेंसी. एजेंसी बाय रेटिफिकेशन हम कल की क्लास में देखेंगे. एक चीज और निपटा लेते हैं, एजेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 2 जगह काम करती है सर. तीसरी जगह एजेंसी बाय नेसेसिटी में भी काम कर सकती है. तो इम्प्लाइड अथॉरिटी रहता के यहाँ पे भी लिखा जा सकता है.
मेनली दो जगह तो ये हैं ही है, एक है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में और एक है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप में आप अच्छी तरह से पढ़ के आते हैं कि हर पार्टनर एक दूसरे, हर पार्टनर, एवरी पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी एजेंट भी है। ऑटोमेटिकली अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, कोई एक्सप्रेस कोई इंप्लाइड अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एवरी पार्टनर इज ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एवरी पार्टनर एक्ट्स इन ए डुअल कैपेसिटी। एक तरफ वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि दूसरे पार्टनर एजेंट हैं, और एक तरफ आप एजेंट भी हैं, आप अपने कार्यों से दूसरे पार्टनर को बाध्य भी करते हैं। और प्रिंसिपल इसलिए है कि दूसरे पार्टनर के कार्यों से आप भी बाउंड होंगे। एजेंसी टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ इज सेट टू अराइज वेयर द लॉ ट्रीट वन पर्सन एज द एजेंट ऑफ अनदर। तो एजेंट बिटवीन द पार्टनर और एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ऑन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप every partner becomes the agent of the other partner. Such agency is said to be arising by operation of law. और agency relationship between husband and wife. हर वाइफ को ये माना जाता है कि वो अपने हस्बैंड की एजेंट है, यानी कि वाइफ के किए गए कार्यों के लिए हस्बैंड लाइबल होगा। अगर वाइफ कुछ उधार परचेज करती है मार्केट से बिना हस्बैंड के अप्रूवल के भी, तो भी हस्बैंड को पेमेंट चुकाना पड़ेगा। तैयार हो जाइए सब लड़के इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं कि जहां पर वाइफ इज नॉट ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन इन जनरल ये जो प्रिंसिपल है कि एवरी वाइफ इज ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ हर हस्बैंड। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। केस 3 है, वियर वाइफ लिव्ड विद हर हस्बैंड। अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहती है तो इन एवरी केस वाइफ इज ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ हर हस्बैंड एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। देयर इज ए लीगल प्रिजम्पशन दैट ए वाइफ हैज अथॉरिटी टू प्लेज हर हस्बैंड क्रेडिट फॉर नेसेसरीज, बट द लीगल प्रिजम्पशन कैन बी रिव्यूटेड इन द फॉलोइंग केसेस। कैंसिल की जा सकती है लीगल प्रिजम्पशन वेयर द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर नॉट नेसेसरी। अगर जरूरत का सामान था ही, लग्जरी का सामान आप खरीदो। वेयर द वाइफ इज गिवन सफिशिएंट मनी फॉर परचेजिंग नेसेसरी। अगर वाइफ को नेसेसरी की चीज़ें को खरीदने के लिए पैसा दिया गया तो उधार नहीं खरीदना चाहिए उसे। वेयर द वाइफ इज फॉरबिडन फ्रॉम परचेजिंग एनीथिंग ऑन द क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्टिंग दैट। वाइफ को मना किया गया था कि आप उधार मत खरीदेगा। और वेयर द ट्रेडर हैज एक्सप्रेसली वांट नॉट टू गिव क्रेडिट टू हिज वाइफ। और जो सेलर है, जो ट्रेडर है, जो थर्ड पार्टी, उसे चेतावनी दी थी भाई मेरी वाइफ को कुछ भी उधार मत बेचिएगा। इन 4 केसेस में तो वाइफ इज नॉट ट्रीटेड एज अ एजेंट, बट बाकी के केसेस में वाइफ इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ हर हस्बैंड। ये हुआ जब वाइफ लिव्ड विद हर हस्बैंड है। वेयर द वाइफ लिव्ड अपार्ट फॉर नो फॉल्ट ऑन हर पार्ट। माना बेदखल कर दिया हस्बैंड ने वाइफ को, जाओ अकेले जाओ रह के आओ, ठीक है, वाइफ की गलती नहीं है। अगर अलग अलग रह रहे हैं जिसमें वाइफ की गलती नहीं है तो क्या होगा? ए वाइफ हैज अथॉरिटी टू प्लेज हर हस्बैंड क्रेडिट फॉर नेसेसरी। दिस लीगल प्रिजम्पशन कैन बी रिव्यूटेड ओनली इन केस ए एंड बी एंड नॉट इन केस ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी में ये लीगल प्रिजम्पशन रहेगी। पहले तो अगर साथ साथ रह रहे हैं तो ए से लेकर डी तक चारों केसेस में लीगल प्रिजम्पशन नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड की गलती से वाइफ को अलग रहना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है सी केस ही कह रहा है कि वाइफ को मना ही करेगा वो कि मत खरीदो, तो बेचारी कहाँ जाएगी? चिल्ला चिल्ला के लोगों को भी बताएगा मेरी वाइफ को कुछ मत दीजिएगा। तो कुछ भी है तब भी वाइफ एजेंट कहलाई जाएगी अपने हस्बैंड की। हाँ, ट्रू के 2 केसेस में ही नहीं होगा। अगर नेसेसिटी नहीं है, अलग रह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि विलासतापूर्ण जीवन आप जिएंगे या आपको परचेज करने के लिए सफिशिएंट मनी भी दी जा रही है, तो इन 2 केसेस में तो नहीं रहेगा। तीसरा केस है वियर वाइफ लिव्ड अपार्ट फॉर नो फॉल्ट ऑन हर हस्बैंड पार्ट, यानी कि इसमें वाइफ की गलती है अलग रहने का। तो इन चारों के चारों केसेस में अथॉरिटी छिन जाएगी, फिर वाइफ किसी भी केस में एजेंट नहीं कहलाएगी। ए वाइफ हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज हर हस्बैंड क्रेडिट इवन फॉर नेसेसरी। तो ये मैंने एजेंसी क्या है, प्रिंसिपल क्या है,
एजेंट क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है एजेंसी के, कौन एम्प्लॉय करेगा, किसे एम्प्लॉय किया जा सकता है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी के 4 पार्ट हैं जिसमें 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए काफ़ी कुछ मैटर हो ही गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एजेंसी बाय रेटिफिकेशन पढ़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।